नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कल 3 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव की। कल जिन 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए वह राज्य थे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर कल चुनाव हुए। इस चुनाव के परिणाम भी शाम तक आ गए। इन परिणामों को देखते हुए मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का अगर कोई पर्याय है तो वह है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। बल्कि और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी और यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के एकमात्र नेता हैं। कल के जो रिजल्ट आए उनमें मैं बात शुरू करता हूं कर्नाटक से। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए चुनाव होने थे। जो वहां की स्थिति थी विधानसभा सदस्यों की, उसके आधार पर 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलनी थी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी थी, और जो 1 सीट बचती है, मतलब जो कुछ विधायक बच जाते हैं, उसके लिए जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के एक प्रत्याशी उतार दिया था, जिसका जीतना लगभग नामुमकिन था अगर चीजें ठीक से मैनेज की जाती। और जिस तरह से वहां पर डीके शिव कुमार ने चीजों को मैनेज किया, नतीजा जो संभावित था वही हुआ। 3 प्रत्याशी जीते कांग्रेस पार्टी के, 1 प्रत्याशी जीता भारतीय जनता पार्टी का, और जेडीएस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। वहां पर अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा की जा सकती है तो वह सिर्फ यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। उनमें से एक ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कर दिया और एक मतदान करने नहीं आए। तो वहां ऐसा चर्चा करने लायक कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेड लाइन पे सब कुछ हुआ। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण बना कल, जिसकी मिसाल आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। आप सोचिए कि एक पार्टी जिसके पास में 40 विधायकों का अपना समर्थन है, यानी कि उसके अपने 40 विधायक हैं, और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, वह पार्टी एक ऐसे चुनाव में चुनाव हार जाती है जहां उसे केवल 35 सदस्यों की आवश्यकता थी। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा मूर्खतापूर्ण उपाय कौन पार्टी करेगी। वहां के मुख्यमंत्री, वह कल सुबह उन्होंने जो बयान दिया वह कह रहे थे कि यदि कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे 40 वोट हैं। ऐसे बता रहे थे जैसे कोई उन्होंने बड़ी राज की बात बताई हो, किसी को पता ना हो। अरे किसको नहीं पता कि आपके 40 वोट हैं? सबको पता कि आपके 40 वोट हैं। जो आदमी जरा सी भी राजनीतिक समझ रखता है, राजनीतिक इंटरेस्ट रखता है, उसको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 40 सदस्य हैं। तो सवाल यह उठता है कि आप उस स्थिति में जहां आपके खुद के 40 सदस्य थे, आप 35 वोट अपने प्रत्याशी को नहीं दिलवा पाए। केवल 1 सीट पर वहां चुनाव हो रहा था, जिसको 35 वोट मिल जाता वो चुनाव जीत जाता। हुआ यह है कि 3 निर्दलीय विधायक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चले गए। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, जा सकते हैं। क्यों गए, कैसे गए, वो अलग चीज है। उसके पीछे लोग अपने कारण खोजते रहेंगे। लेकिन 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के थे, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चले गए। इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट हो ही नहीं सकता कि आप अपने 40 विधायकों को एक साथ नहीं रख पाए। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण सिर्फ यह हो सकता है कि या तो वहां के मुख्यमंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, या वहां के जो पार्टी अध्यक्ष हैं वह विधायकों के साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसका नियंत्रण लगभग लगभग सभी राज्य इकाइयों से समाप्त हो चुका है। आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आपने एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़वाया था, अभिषेक मनु सिंघवी को,
जो कि आज की तारीख में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह लें या यूं कह लें अपरिहार्य व्यक्ति है। उनको आपने वहां से चुनाव लड़ाया था। आपने यही सोच करके चुनाव लड़ाया था कि वहां पर तो हमारे पास 43 मेंबर हैं, 43 में से 40 तो हमारे अपने हैं और एक सीट का चुनाव होना है, आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आप उनको 40 वोट नहीं दिला सके। और जब आप इतने निकम्मे होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। दोनों प्रत्याशियों को 34-34 मत मिल गए और जब निर्णय की स्थिति आई कि अब निर्णय कैसे हो, तो निर्णय हुआ लॉटरी से और वह लॉटरी भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नहीं गई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया। तो यह मिसमैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी का। और मैं राहुल गांधी का और केसी वेणुगोपाल का स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। पार्टी में कोई काम ऐसा नहीं होता जो राहुल गांधी की जानकारी के बिना हो रहा हो या राहुल गांधी की इच्छा के बिना हो रहा हो। तो राहुल गांधी इसलिए जिम्मेदार है। केसी वेणुगोपाल इसलिए जिम्मेदार हैं कि क्योंकि वह पार्टी के संगठन महासचिव हैं। अगर आप पार्टी संगठन पर निगाह नहीं रख सकते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपके विधायक कहाँ जा रहे हैं, आपके सांसद कहाँ जा रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं, तो आपको पार्टी में संगठन महासचिव होने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि हिमाचल की हार के बाद केसी वेणुगोपाल को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वह पार्टी महासचिव बने रहें इतनी मजबूत स्थिति में चुनाव हारने के बाद। इसके बाद आप तरह तरह की बातें करते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की आप बातें करेंगे। आप केवल आप अपने निकम्मेपन को क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? आप देखिए ना कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं। आप अपने विधायकों की मंथली मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? आपको एक प्रभारी नियुक्त करना चाहिए हर राज्य के लिए जहां आपकी सरकारें हैं या जहां आपके एमएलए ठीक ठाक संख्या में हैं, जो जा करके वहां पर हर महीने सभी विधायकों से इंडिविजुअल बात करे, ग्रुप में बात करे, एक साथ सबको बैठा करके बात करे। तो वहां की स्थितियां आपको पता चलेंगी, वहां का संतोष, असंतोष, आकांक्षाएं, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आपको केवल मुंह चलाना है पूरे दिन मीडिया पे, आपको मुंह चलाना है ट्विटर पर, फर्जी बकवास करनी है। आपने सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और वो खेड़ा जी, इस टाइप के बेवकूफ जो है प्रवक्ता बना रखे हैं, बिना सिर पैर की बात करने वाले। आप सोचते हैं कि इससे जनता प्रभावित होगी? कभी नहीं होगी। जो दुर्दशा आपकी हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुई है, उससे ज्यादा दुर्दशा आपकी होने वाली है लोकसभा चुनाव में। मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि यह देश बहुत तेजी से एक ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रहा है और किसी भी राष्ट्र के लिए एक ध्रुवीय राजनीति होना बहुत ही खराब है। मेरी सहानुभूति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो रहे लेकिन निरंकुश ना रहे। विपक्ष इतना मजबूत हो कि वह संसद में, विधानसभाओं में और सड़क पर अपनी मजबूत आवाज उठाए। वह छिछोरेपन के मुद्दे लेकर के ना आए, वह वास्तविक मुद्दे लेकर के आए, जनता से कनेक्ट करने वाले मुद्दे लेकर के आए, तब बात बनेगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जो अभी 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। उनमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जया बच्चन की। पिछले विधानसभा यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो 10 सीटों के चुनाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी
केवल 7 सदस्यों को आसानी से जिता सकती थी। उसके हर प्रत्याशी को 37 यानी कि 37 मत चाहिए थे, उसके क्या किसी के भी। जबकि समाजवादी पार्टी अपने 2 सदस्यों को बिल्कुल आसानी से चुनाव जिता सकती थी, यानी कि उसे 1 सीट का गेन हो रहा था। जो 10वीं सीट बच रही थी उसके लिए मुकाबला हो सकता था, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास, ना भारतीय जनता पार्टी के पास और ना समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त मत थे। किसी के पास 37 मत नहीं थे। तो चूंकि 37 मत थे नहीं, इसलिए न तो भाजपा अपना प्रत्याशी जिता सकती थी, ना समाजवादी पार्टी। लेकिन यहां पर यह देखने की बात थी कि अंतर कितने का है, किसको कितने मत चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए न्यूनतम 8 मत चाहिए थे, और नहीं, 10 मत चाहिए थे, सॉरी, न्यूनतम 10 मतों की आवश्यकता थी। जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 3 मतों की आवश्यकता थी। अखिलेश यादव ने अपने मन में एक ख्वाब पाल लिया कि जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभासपा, तो उस सुभासपा में उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 1 या 2 प्रत्याशी ऐसे लड़ाए थे जो सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह मूलतः प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे। और यही स्थिति थी राष्ट्रीय लोकदल के साथ। तो उन्होंने अपने मन में यह सोच लिया कि जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, जो मूलतः उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह हमको वोट कर देंगे। जो सुभासपा के यानी कि राजभर की पार्टी के जो विधायक हैं, वह हमको वोट कर देंगे। राजा भैया से हम सहयोग मांग लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और हम तीसरा प्रत्याशी जिता ले जाएंगे। तो उन्होंने 3 प्रत्याशी खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी, जिसको 10 मतों की आवश्यकता थी, देखा जाए तो काम भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा कठिन था, क्योंकि 10 मत जुटाना ज्यादा मुश्किल काम था बनिस्बत आप 3 मत जुटाने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया कि भाई, जब आपके पास सदस्य नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो जो मैनेज कर लेगा वो जीत जाएगा। तो 9 पर तो कोई मुकाबला था नहीं, वो जीतने ही जीतने थे। मुद्दा था 10वें का। अखिलेश यादव बाहर से तो मत ला नहीं पाए, ना राष्ट्रीय लोकदल के विधायक उनके साथ आए, ना सुभासपा के विधायक उनके साथ आए। उल्टा जो उनके अपने विधायक थे वह छोड़कर चले गए। यह बहुत ही शर्मिंदगी का मसला होना चाहिए राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश यादव के लिए कि उनकी पार्टी के 7 विधायकों ने जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे उनके पक्ष में मत कर दिया, और एक उनके विधायक ने मत नहीं दिया। जो विधायक मत देने नहीं आई वह थी गायत्री प्रजापति की पत्नी। गायत्री प्रजापति वह व्यक्ति जिसकी वजह से जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव की सरकार जाने का एक बड़ा कारण जो बना। भ्रष्टाचार के, गुंडागर्दी के ये सारे आरोप तो सरकार पर थे ही, लेकिन जो गायत्री प्रजापति था वह भी एक मसला बना था 2017 के चुनाव में। और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तो गायत्री प्रजापति से मिलने जेल तक गए थे, जबकि वही मुलायम सिंह यादव आजम खान से मिलने जेल नहीं गए। आप अंदाज लगाइए कि क्या हो रहा था। अब सोचिए आप कि गायत्री प्रजापति की पत्नी वोट करने नहीं जाती हैं, आपके 7 विधायक आपका साथ छोड़ करके दूसरी पार्टी में वोट कर देते हैं, और जिन विधायकों ने ये वोट किए हैं उनकी आप स्थिति समझिए। वो सारे वो विधायक हैं जिनके पास अपना कुछ ना कुछ जनाधार है, और वो उन महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों
का हिस्सा हैं, जहां पर माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि उन सीटों पर उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। राजनीतिक पंडित यह मानकर चल रहे थे कि उन सीटों पर जहां से ये सारे विधायक आते हैं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन एक बेहतर परिणाम लाने की स्थिति में होगा। आपने वहां से विधायक गंवाए हैं। आप क्या कर रहे थे? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, आपको उसी दिन सचेत हो जाना चाहिए था। आपको उसी दिन से अपने सभी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आपको प्रयास करना चाहिए था आरएलडी के उन विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करने का जो आपको मत दे सकते थे। आपको प्रयास करना चाहिए था सुभासपा के उन विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करने का जो आपको मत दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप केवल ख्यालों में डूबे रहे कि नहीं, वो तो हमको वोट दे ही देंगे, वो तो हम मूल रूप से तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो इसी को कहते हैं मिसमैनेजमेंट। यहाँ पर मैं राम गोपाल यादव की बात क्यों करना चाह रहा हूँ, तो उसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव, चूंकि अखिलेश यादव के अंदर राजनीतिक समझ है नहीं, और अगर अखिलेश यादव राम गोपाल यादव के चुंगल से बाहर नहीं आते हैं, राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी की भी हालत उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में वैसी ही होने वाली है जैसी कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में पूरे देश में हो गई है, और हो सकता है वैसी ही हो जाए जैसी कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो गई है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक माने जाते हैं, वो इकलौते थिंक टैंक है वहां पर। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि न केवल रामगोपाल यादव के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए अखिलेश यादव को, बल्कि जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष बनाकर रखा हुआ है बहुत लंबे समय से, प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी हटाना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि नरेश उत्तम पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई भी ऐसा काम किया हो जिसका कि श्रेय उनको दिया जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी तो उसका श्रेय जाता है राजभर को और दारा सिंह को, माफ कीजिए, स्वामी मौर्य को। अगर इन लोगों ने अपना दम न लगाया होता तो यह सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आती, हो सकता बढ़ती, लेकिन जो संख्या 111 तक पहुंची थी उतनी नहीं पहुंचती, यह बात लगभग तय थी। तो अब मुझे लगता है कि देश की राजनीति तो एक ध्रुवी होती ही जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बहुत तेजी से एक ध्रुवी होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। राजनीति की दृष्टि से मुझे लगता है कि कल का दिन एक बहुत ही, अगर मैं दुख भरा दिन कहूं राजनीतिक दृष्टि से, तो दुख भरा दिन था। भाजपा की दृष्टि से कहा जाए तो निश्चित रूप से भाजपा की चारों तरफ बल्ले बल्ले हुई। इन 2 राज्यों में तो उसको जो गेन करना था उसने गेन किया ही। कल एक खबर आई बिहार से कि बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आप बिहार के माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में सिटिंग एमएलए भाजपा के साथ आ रहे हों या भाजपा का साथ दे रहे हों विपक्षी पार्टी के, तो वहां पर माहौल किस तरह का होगा। मुझे लगता है कि न केवल कांग्रेस को बल्कि समाजवादी पार्टी को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से रेगुलर बातचीत करनी चाहिए और जमीनी हकीकत का उनको पता होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप तय मानिए कि आने वाले समय में इन पार्टियों का बहुत भारी नुकसान होने वाला है, और इससे केवल इन पार्टियों का नुकसान नहीं होगा, राजनीति का भी काफी बड़ा नुकसान होगा। यह बात जितनी जल्दी इन लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा। आज की चर्चा में इतना ही।
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।